हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। तो प्रागैतिहासिक काल को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। आपका है पहला पाषाण काल, सेकंड है आपका धातु काल। तो देखिए, पाषाण काल पढ़ाया था मैंने आप लोग को कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है लास्ट वीडियो में कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कौन कौन सी कलाकृति मिली है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है नवपाषाण काल पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं नवपाषाण काल। 3000 ईसा पूर्व से 23,000 ईसा पूर्व के बीच में नवपाषाण काल की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण ग्रीक भाषा के नियो मतलब नींव से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है नवीन। देखिए, जो नवपाषाण काल है, जो नियोलिथिक एज है, तो नियोलिथिक एज में जो नियो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया। और नियो का मतलब होता है न्यू, अर्थात नवीन या नया। तो जो नियोलिथिक है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, अर्थात नवपाषाण काल। सेकंड देखते हैं, स्त्री वर्ग जंगली घासों से खाने योग्य बीज एकत्रित करती थी। तो जो स्त्री वर्ग थे उस टाइम के, तो वो घासों की बीज से जो है खाने योग्य जो उनके पदार्थ होते थे, जो बीज थे, वो उससे घासों के बीज से निकालती थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि जब वो बीज को जो है वो गीली मिट्टी में दबा देते हैं तो क्या होता है, वो उसके दुगना जो बीज होते हैं उनके दुगना बीज इकट्ठे हो जाते हैं, उससे दुगना बीज की जो है उत्पादन होता है बीज दबाने से, कुछ बीज दबाने से। तो इन्होंने क्या किया, उससे बीज एकत्रित करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो बीज जो है गीली मिट्टी में दबाना स्टार्ट किया। जब दबाना स्टार्ट किया तो उससे जो है दुगने बीज उनको प्राप्त हुए। तो उससे क्या हुआ, उस टाइम पे कृषि कर्म स्टार्ट हुआ। कृषि कर्म मतलब खेती उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। तो देखते हैं, घास के मैदान रेगिस्तान में बदलने के कारण वन्य पशु तथा मानव दोनों साथ रहने लगे। गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि शाकाहारी थे, मानव आवासों के निकट रहने लगे। देखिए, ये क्या हुआ, जब धीरे धीरे ये कृषि कर्म करने लग गए, फिर उसके बाद ये जो है उसके बाद ये घास से बीज भी एकत्रित करने लग गए। फिर क्या हुआ, जलवायु की कमी के कारण कुछ स्थान जो है वो रेगिस्तान में बदलने लग गए, मतलब उर्वरक जमीन नहीं रह गई, वो रेगिस्तान बनने लग गए। तो जब रेगिस्तान बनने लगे तो जो वहाँ के पशु जो थे, जो शाकाहारी पशु थे, तो उनको मतलब खाने योग्य चीज़ें नहीं मिलती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, मानव के आवासों के आसपास रहना स्टार्ट कर दिया। जब मानव आवासों के आसपास रहना स्टार्ट कर दिया तो मानव ने जो है इनको पालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो है मानव को भी पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी किसी न किसी काम में। तो उन्होंने जो है उस टाइम पे वो पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। तो क्या स्टार्ट हुआ उससे? पशुपालन। तो ये जो जानवरों को पालते थे वो शाकाहारी जानवर होते थे। उसमें कौन कौन से जानवर थे? गाय, भैंस, बकरी, सुअर। ये जो जानवर थे इनको इन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। और इनको पालने के साथ साथ जो जंगली जानवर थे उनसे इनकी रक्षा भी करते थे। मतलब उस टाइम पे इन जानवरों को, जंगली जानवरों से मानव बचाने भी लग गया और अपने पास इनको रखने लग गया। कृषि कर्म व पशुपालन के कारण मानव को खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलने लगी, तो उसका उपयोग करने के लिए पात्रों की आवश्यकता पड़ने लगी। इससे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का आविष्कार हुआ। देखिए, अब इन्होंने कृषि कर्म भी स्टार्ट कर दिया, मतलब खेती भी स्टार्ट कर दी, और जो इन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने दोनों काम स्टार्ट कर दिए तो इनके खाने के लिए जो चीज़ें थी, जो खाद्य पदार्थ थे, ये काफ़ी मात्रा में जो है मिलने लग गए। जब इनको खाने के लिए काफ़ी मात्रा में चीज़ें मिलने लग गई तो इनको रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो फिर इन्होंने उस टाइम पे क्या किया, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया। और जब मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया उस टाइम पे, तो जो खाद्य पदार्थ होते थे, जो उनको पशुओं से और खेती से जो इनको प्राप्त होता था, वो इन्होंने मिट्टी के बर्तनों में रखना उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया था। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है वो कौन से काल में मिलता है? नवपाषाण काल में मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, उत्खनन में चरखे तथा कंघे के कुछ अंश प्राप्त होते हैं। देखिए, इस टाइम पे उत्खनन मतलब होता है खुदाई। खुदाई जब हुई प्रागैतिहासिक काल की, नवपाषाण काल के टाइम पे, तो जो है इस टाइम पे चरखे तथा कंघे के कुछ अंश, अंश मतलब होते हैं टुकड़े, तो चरखे और कंघे के कुछ अंश जो है वो उस टाइम पे प्राप्त हुए हैं। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि ये इसके अंश जो है वो प्राप्त हुए थे। ये एक महानतम आविष्कारों में से एक माना जाता है। तो जब चरखे के यहाँ पे टुकड़े मिले हुए थे तो इससे क्या पता चलता है कि इस टाइम पे
कपड़ों का आविष्कार भी हो गया था, मतलब सिलाई बुनाई भी इस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, तभी वहाँ पे जो है चरखे के कुछ अंश प्राप्त होते हैं। तो इस टाइम पे जो है सिलाई बुनाई का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। नवपाषाण कालीन मानव का बौद्धिक स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होने के कारण उसने चढ़ने के लिए सीढ़ी, झीलों और नदियों को पार करने के लिए नाव का निर्माण भी किया। देखिए, नवपाषाण कालीन का जो मानव था उसने इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट की थी, तो उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो ऊंचा हो गया, मतलब वो काफ़ी आगे, उसका जो विकास था वो काफ़ी हो चुका था उस टाइम पे, तो बौद्धिक स्तर भी उसकी बढ़ने लग गई थी। तो उसने क्या किया, जो उसके प्रयोग वाली सामानें थी वो उनको बनाना इसने स्टार्ट कर दिया, जो उसके प्रयोग में सामान लगते थे वो उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ऊंचे स्थानों में चढ़ने के लिए उसने सीढ़ी का आविष्कार किया, सीढ़ी बनाई उसने, और झीलों और नदियों को पार करने के लिए, मतलब देखिए जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ या फिर पानी में उनको जाने की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, नाव का आविष्कार किया, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके नदियों को पार करके आसानी से नाव से जा सके। तो नाव का जो निर्माण है वो नवपाषाण काल से माना जाता है। इनका सामाजिक संगठन भी बनने लगा, जिसे कबीला कहते हैं। देखिए, इनका जो है उस टाइम पे सामाजिक संगठन भी बनने लग गया था। पहले तो जो मानव था वो खुले स्थानों पे रहता था, मतलब ठंड में भी, बारिश में भी वो खुले स्थान पे ही रहता था। फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे उनका बौद्धिक स्तर हुआ, जैसे जैसे उनका विकास हुआ, तो एक सामाजिक संगठन बनाया उसने, और वो कबीलों में रहने लग गया, मतलब उसने रहने के लिए जो है आवास, घर बनाए, तो उनको उसने नाम दिया, क्या नाम दिया, कबीला। और सामाजिक संगठन भी उस टाइम पे उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हर कबीले के चिन्ह, टोटम होता था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस युग में राजा का भी अस्तित्व आने लगे थे, किंतु निश्चित पूर्वक कहना कठिन है। देखिए, यहाँ पे जो सामाजिक संगठन बना और सबके अलग अलग कबीले बने, तो उनको पता नहीं चलता था कि कौन से कबीले का कौन सा मनुष्य है, तो उसको इन्होंने क्या किया, सिग्निफाई किया, मतलब उसको एक एक इन्होंने चिन्ह बनाए हर एक कबीले के, तो चिन्ह को टोटम भी कहा जाता है। तो जब चिन्ह बनाए तो पता चलता था कि हाँ ये उस कबीले का है, दूसरे कबीले का है। तो इन्होंने जो है उस टाइम पे अलग अलग कबीलों के अलग अलग चिन्ह बनाए। जैसे अभी आप लोग रहते हैं तो मतलब पता चलता है कि कौन से प्रदेश से हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ उसका प्रूफ होता है, तो वैसे ही इन्होंने प्रूफ के लिए जो है चिन्ह बनाने स्टार्ट कर दिए। कुछ विद्वानों का अनुमान लगाया जाता है कि इस टाइम पे जो है राजा का अस्तित्व भी, मतलब जैसे सामाजिक संगठन बनता है, देखिए तो कोई ना कोई जो है उस सामाजिक संगठन का एक मुखिया होता है, मतलब मेन जो एक पूरे संगठन को, पूरे समाज को हैंडल करता है, अपने अंडर रखता है, और चीज़ों को जो है सही ढंग में करने के लिए तो वो एक कोई मुखिया होता है। तो यही कहा जाता है कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई राजा भी अस्तित्व में आया था, लेकिन जो है ये कहना निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है किसी भी राजा का इसमें उल्लेख नहीं है, कोई साक्ष्य भी नहीं मिले, कोई मतलब प्रागैतिहासिक काल का कोई भी इतिहास में जो है किसी ने नहीं लिखा है कि ये राजा थे इसमें। तो बस ये अनुमान लगाया जाता है कि राजा का एक अस्तित्व था, किंतु ये जो है पूरी तरह से कहना कठिन है इसमें। इस युग की कलाकृति बहुत कम मिलती है। देखिए, इस युग में कलाकृति बहुत कम क्यों मिलती हैं, क्योंकि पहले जो मानव जो है वो गुफाओं में रहता था, तो गुफाओं में जो है वो कलाकृति अपनी बनाता था और वहाँ पे चित्रकारी करता था। किंतु अब ये क्या करने लग गया, जो उनके प्रयोग में चीज़ें आती थी वो उनको बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, उन पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया। तो इसीलिए इस टाइम पे नवपाषाण कालीन में जो है वो कलाकृतियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। नवपाषाण कालीन में क्या हुआ था, नवपाषाण काल में इसमें शिला आश्रयों की कला मिली हुई है, मूर्ति कला मिली हुई है, और पात्रों पे चित्रकला मिली हुई है। ये तीन जो है वो मुख्य रूप से मिली हुई है। शिला आश्रयों मतलब होता है रॉक शेल्टर, तो रॉक शेल्टर पे भी जो है कला इनकी मिली हुई है। तो देखते हैं शिला आश्रयों की कला। नवपाषाण काल की कला में सुनियोजित आकार, सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकारों में मानव कृतियों व पशु आकृतियों को दैनिक क्रिया में व्यक्त दिखाया गया है। देखिए, नवपाषाण काल में जो है ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ होने लग गया था। देखिए, आप लोगों ने जो है वर्ली आर्ट देखा होगा, तो ये जो है जैसे राउंड से फेस बना दिया, ट्रायंगल से जो है धड़ बना दिया, तो वैसे ही
ज्योमेट्रिकल शेप का ये जो है यूज़ करने लग गए थे। तो यही बताया गया कि नवपाषाण काल में जो है ज्यामितीय आकारों का जो है प्रयोग दिखाया गया है और सरल रेखाओं का भी यूज़ किया गया है। और क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, दैनिक क्रिया व्यक्त किया गया, मतलब जो डेली रूटीन में हम काम करते हैं वो इन्होंने जो है ज़्यादातर बनाया हुआ है। और ये किस में बनाया हुआ है, सरल रेखा से और कुछ ज्यामितीय आकारों से बनाया हुआ है ये चित्र। इन चित्रों में प्रायः गेरू रंग का ही प्रयोग हुआ है, कहीं काला व सफ़ेद रंग भी मिलता है। रासायनिक परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि रंग पतले लगाए जाते थे। देखिए इन चित्रों में गेरू रंग मिलता है। देखिए गेरू तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता देती हूँ। गेरू जो है वो एक अर्थ कलर है, मतलब वो नेचर से प्राप्त होता है, वो ज़मीन से मिलता है। गेरू जो है वो क्रिम्सन कलर होता है, मतलब कुछ भूरे और कुछ लाल कलर को मिक्स करेंगे तो वो कलर बनेगा। तो गेरू जो है वो एक अर्थ कलर है। तो ये लोग जो है गेरू रंग का यूज़ करते थे। देखिए मैंने आपको अल्तामीरा और लास्का के बारे में बताया था और उसके चित्र भी दिखाए थे जो काले रंग से और लाल रंग से बनाए जाते थे। तो वही वो कह रहा है कि कुछ तो जो चित्र हैं वो अधिकतर जो है वो लाल रंग से मिले हैं नवपाषाण काल में, और कहीं कहीं पे काले व सफ़ेद रंग को भी मिला के चित्र बनाए जाते थे, मतलब काले और सफ़ेद रंग के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। और जो है रासायनिक परीक्षण से इनमें पता चलता है कि इसमें जो कलर यूज़ करते थे, जो कलर वो लोग लगाते थे, वो गाढ़े ना होकर कैसे होते थे, बहुत पतले होते थे। तो ये पतले पतले कलर को यूज़ करके जो है चित्र बनाते थे। पुरुष आकृतियाँ प्रायः नग्न हैं, तथापि कहीं कहीं वस्त्र, साफा, जैकेट, टोपी आदि दिखाई देती है। देखिए जो इसमें पुरुष आकृतियाँ बनाते थे वो अधिकतर जो है वो नग्न दिखाई गई हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जो है उनको साफा पहने, जैकेट पहने और टोपी पहने भी दिखाया गया है। और उनके जो सिर पर मोर पंख भी या फिर किसी भी तरह का पंख भी लगा हुआ दिखाया गया, क्योंकि अभी मैंने आप लोग को बताया कि इस टाइम पे जो है कपड़े का भी आविष्कार हुआ था, कपड़ा बनाना भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए वो जो चित्र बनाते थे उसमें मनुष्यों को साफा, जैकेट, टोपी पहने दिखाया करते थे, और स्त्रियों को जो दिखाया इन्होंने वो लहंगा पहने हुए दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं मूर्तिकला तथा पात्र चित्रकला। मैंने आप लोग को बताया कि इसमें शिलाश्रयों पे कला मिली है, मूर्ति कला मिली है और पात्रों पे चित्रकला मिली है। तो ये मूर्तिकला तथा पात्र चित्रकला है। सौंदर्य अनुभूति तथा कठिन प्रश्नों या जिज्ञासाओं को उठाना एवं उनका समाधान निकालना मानव जाति की विशेषताओं में से विलक्षण है। देखिए मानव का जो गुण है वो, मानव में ये गुण निहित ही होता है कि किसी चीज़ को देख के उसकी सौंदर्य की अनुभूति करना, मतलब किसी चीज़ को देख के कि वो कितना सुंदर है उसका अनुभव करना, ये जो है मानव की एक जिज्ञासा है। और मानव जो है किसी भी कठिन चीज़ों का समाधान आसानी से निकाल लेता है। तो यही इसमें बताया गया है कि मानव जाति की एक विशेषता है कि वो कठिन से कठिन चीज़ों में सौंदर्य ढूंढ लेता है, कठिन से कठिन प्रश्नों में जो है वो उसका समाधान निकाल लेता है। तो ये जो है मानव जाति का, पहले से ही मानव जाति की ये विशेषता रही है मानव जाति के अंदर। बारहसिंगा के सींग से बना एक भाला ला मास द आजिल दक्षिणी पश्चिमी प्रांत से प्राप्त हुआ है। देखिए मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये हाथी दांत से, सींग से, पत्थर से ये जो है औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, उपकरण बनाते थे। तो वही वो कह रहा है कि बारहसिंगा के सींग से बना हुआ एक भाला जो है प्राप्त हुआ है, उसका नाम क्या है, लमास द आजिल। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत से प्राप्त हुआ है। जो किससे बना है, बारहसिंगा के सींग से। तो यह जो है 16,000 से 9,000 वर्ष ईसा पूर्व का है। इसके पतले डंडे को ज्यामितीय उत्कीर्णन द्वारा सज्जित किया गया है जो नीचे से नुकीला है। देखिए ये जो भाला बनाया गया है, जो भाला इसमें उत्कीर्ण करके बनाया, उत्कीर्ण का मतलब होता है खुरच खुरच के या तराश के किसी चीज़ को बनाना। तो ये जो भाला तराश के बनाया गया है ये जो है एक ज्यामितीय शेप में बनाया, मतलब उसके पतले पतले डंडे जो हैं वो ज्यामितीय शेप में लग रहे हैं और उसको सज्जित किया गया, मतलब उसको सजाया गया है, किसी भी वो कोई भी चीज़ से सजा सकते हैं। तो ये जो है नीचे की तरफ नुकीला दिखाया गया है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 16,000 से 9,000 वर्ष ईसा पूर्व। और निम्न चित्र में सिर पाषाण मुद्रा में है,
जिसके सींग दीपक की गोलाई के आकार में मुड़े हुए व लंबे बनाए गए हैं। देखिए अभी मैं आप लोग को चित्र दिखाऊंगी कि कौन सा है, ये भाले का चित्र कौन सा है। इसका जो सिर है वो पार्श्व मुद्रा मतलब प्रोफाइल मुद्रा में जो है पोजीशन में, प्रोफाइल पोजीशन में इसका जो सिर है वो बनाया गया है। और इसके जो सींग हैं, जैसे आपने दीपक देखा है वो नीचे से गोल होता है, तो वैसे इसके जो सींग हैं वो गोलाई में दिखाए गए हैं और नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं, और ये जो है काफ़ी लंबे लंबे बनाए गए हैं। तो ये जो है दीपक की गोलाई में और लंबे और मुड़े हुए दिखाए गए हैं जो इसके सींग हैं। और ये जो है इसमें जो चित्र बनाया हुआ है वो जो है प्रोफाइल पोजीशन मतलब पार्श्व मुद्रा में सिर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं चित्र। ये देखिए ये भाले का चित्र है। इसका जो नाम है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, लमाज दा आजिल। ये देखिए लमाज दा आजिल, ये जो है चित्र है यहाँ पे और इसका ये नाम है। और ये यहाँ पे ये बनाया हुआ है प्रोफाइल फेस। ये देखिए ये जो है ये प्रोफाइल फेस बनाया हुआ है। और इसको ये जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? फ्रांस से प्राप्त हुआ है। ये जो हथियार है, ये जो भाला है वो फ्रांस से प्राप्त हुआ है। तो चलिए ये हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नवपाषाण काल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताऊंगी कि उसमें और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो इससे अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप लोग को कन्फ्यूज़न हो या कोई भी तरह के आपको इसमें दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।